प्रिय छात्राओं, मैं प्रोफेसर मदनलाल खत्री, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, आपके सामने अंधेर नगरी की समीक्षा को इस वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए, पहले तो वीडियो में हमने जो अध्ययन किया वह अध्ययन हमने कथा वस्तु का किया और इतना विस्तृत अध्ययन किया कि कथा सारांश के रूप में भी उसे आप एक प्रश्न के उत्तर के रूप में ले सकते हो। ये जो हम इस वीडियो में हम करेंगे, जो नाटक के तत्व हैं उसके अगले तत्व का अध्ययन, जिसे हमने कथोपकथन नाम दिया है। नाटक की तात्विक समीक्षा दो तरह से की जा सकती है, या तो हम चाहें तो उसे पाश्चात्य तरह से भी कर सकते हैं और पूर्वात्य तरीका भी है। हमने पाश्चात्य तरीका ही ढूंढा है क्योंकि आधुनिक नाटक है, प्राचीन नाटक नहीं है, इसलिए इसे पाश्चात्य तरीके से इसकी व्याख्या करना, समीक्षा करना समीचीन भी न रहेगा। इसीलिए हमने अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है समीक्षा करने का तरीका, उसी के आधार पर इसकी समीक्षा कर रहे हैं और उसके अंदर अगला तत्व आता है कथोपकथन। तो अंधेर नगरी के कथोपकथन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कथोपकथन के जैसे जो विशेष गुण हैं वह सब एक जैसे हैं। कथोपकथन छोटे होने चाहिए, कथोपकथन सार गर्भित होने चाहिए, अनावश्यक कथोपकथन की कोई तो कथोपकथन की विशेषताएं हमने देखी कई बार। हर किसी कृति की, कहानी की या उसकी समीक्षा करते हुए हमने इस पर प्रकाश डाला है कि छोटे होने चाहिए, कथा का विस्तार करने वाले अनावश्यक नहीं होने चाहिए, वगैरह वगैरह। सब ये जो इसकी विशेषताएं कथोपकथन की, वह हर कृति में, हर विधा में उसी तरह रहती है। अंधेर नगरी नाटक के कथोपकथन भी छोटे छोटे भी हैं, कुछ तो संवाद गीतात्मक हैं जो शीघ्रता से और अल्प समय में अभिनेता उसे याद कर सकता है, और कुछ ऐसे संवाद हैं जो बाज़ार में सामान्य बोलचाल की भाषा में है, जिसे याद करने की आवश्यकता ही नहीं। किसी बाज़ार में जाओगे, किसी दुकान पर जाओगे तो भाव ही पूछोगे तो भाव ही पूछता है वो। इसलिए कथोपकथन स्वाभाविक है इसके, ठीक है। इस नाटक का जो मूल नाम जो है वो बहुत बड़ा है, अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ये संक्षिप्त होते होते अब अंधेर नगरी नाम ही रह गया इसका, और आजकल पुस्तकें भी इसी नाम से मिलती है, अंधेर नगरी के नाम से ही, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसके जो संवाद है वो पात्रों के अनुकूल है। पात्रों के अनुकूल, जिस प्रकार का पात्र है, जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है या जिस पैसे से वो है, वैसे ही उनके संवाद भी है। और एक चीज तुम्हें ऐसे लगती होगी, या मुझे भी लग रही है, कि जब पात्रों के अनुकूल है तो राजा का संवाद राजा के अनुकूल क्यों नहीं है। लेकिन एक बात कहता चलूं यहाँ में कि राजा के जो संवाद है वही मूल इस प्रहसन का हार्द है, यानी वे ही हमारे सामने हास्य का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उन कथनों से ही हमारे अंदर हास्य पैदा होता है। बाकी उद्देश्य उनकी अलग चीज़ है अपने आप में, लेकिन इसलिए राजा के जो उदाहरण हैं उसके प्रति हमें कोई इतनी नहीं करनी चाहिए कि राजा के जो उदाहरण है राजा के पद के अनुकूल नहीं है, पर राजा के उदाहरण, राजा की जो कथोपकथन है, संवाद है, वो हास्य उत्पन्न करने के लिए है। एक राजा के एक उदाहरण देख लेते हैं कथोपकथन का। राजा अपने नौकर से कहता है, राजा नौकर से, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आसना जो है उसे पकड़ लाओ। तब ये जो चीज है वो राजा की समझ पैदा करते हैं कि राजा इतना मूर्ख नहीं हो सकता, पर यहाँ तो राजा मूर्ख ही बताना है, साबित करना है, तो संवाद ऐसे ही लिए जाएंगे।
तभी जाके पाठकों या दर्शकों के मन के अंदर उस राजा के चरित्र की छाप पड़ेगी या उसका प्रभाव पड़ेगा। आगे देखते हम गीत वाला उदाहरण का कि पूरे गीत के गीत संवाद के रूप में दे दिए हैं। तो ये तो गीत नहीं है। जात वाला जो है ब्राह्मण जिसे कहते हैं, कहा है उसने, जात ले जात टके से जात 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं, टके वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दें, टके वास्ते जैसी कही वैसी व्यवस्था दे, वगैरह वगैरह। ये पीपीटी में लिखा हुआ है, संवाद पढ़ लेना आप लोग, दिख भी जाएगा आपको। तो ये जो संवाद है ये गीतात्मक है। और भी है गीतात्मक संवाद, कबाब वाले का, चना जोर गरम वाले के संवाद जो उनके पैसे के अनुकूल और गीतात्मक है, जिन्हें याद रखना आसान हो जाता है। कथानक के विकास में सहयोग भी देने चाहिए कथोपकथन। तो मैंने जब कथा का सारांश बताया था तब भी कुछ 1-2 बातें ऐसी कही थी कि जिनसे हमें आगे आने वाली कथा के भावी दृश्य का संकेत मिलता है। तो यहाँ भी ऐसे कई कथन हैं जो भावी कथा का संकेत देते हैं। उसमें महंत का एक कथन फिर से रिपीट हो रहा है, क्योंकि इसे हमने कथा सारांश में भी ले लिया था। महंत, मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। महंत कह रहा अपने चेले गोवर्धन दास से। पहले तो कहता है दोनों को कि चलो मेरे साथ। जब गोवर्धन दास नहीं आता है तब कहता है, मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भर नहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान, नहीं पीछते पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ, कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। ऐसे जो कथोपकथन होते हैं ये क्या है कि इसे पता का स्थान कहते हैं। संस्कृत साहित्य के हिसाब से पता का स्थान का मतलब ऐसा है कि भावी जो, वैसे प्रक्रिया और पता का ये जो कथा है साथ साथ चलती रहती है, पर पता का स्थान उसको कहते हैं जो मतलब भावी कथानक का संकेत देती हो। तो यहाँ भी हमें कहीं कहीं लगता है इनके संवाद से कि हो सकता है गोवर्धन दास का जीवन वह खुद किसी संकट में पड़ सकता है और गुरु उसे याद करने को कहता है। कथा सारांश में भी मैंने इसका जिक्र किया था। तो इस नाटक के में कथोपकथन इस तरह के भी है कि नाटक के पात्रों के चरित्र का तो विकास करते ही करते उनमें नाटकीय परिवर्तन भी ला देते हैं। नाटकीय परिवर्तन का मतलब एक बात चीज खास समझ कर लो, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो, नाटकीय परिवर्तन का मतलब ये होता है कि अचानक किसी के चरित्र में परिवर्तन आ जाना, जो उसका स्वभाव है, जिस तरह से वो व्यवहार और आचरण कर रहा है उसका बदल जाना, ये नाटकीय परिवर्तन कहलाता है। और इसकी अपेक्षा की जाती है। किसी भी साहित्य विधा में पात्र या चरित्र जब शुरुआत में आता है और अंत तक अगर उस चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं हो तो उस कथा का उद्देश्य मारा जाता है। कुछ न कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए, चाहे हृदय परिवर्तन हो, चाहे अच्छे से बुरा बने या बुरे से अच्छा बने उसके चरित्र में। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि इस अंधेर नगरी नाटक के संवाद पात्र और चरित्रों के विकास में सहायक हैं, साथ ही उसमें नाटकीय प्रदर्शन को भी प्रदर्शित करते हैं। कुछ गीतों को छोड़ दें हम, कुछ बड़े बड़े गीत है जिसे भी हमने पढ़ा था कथोपकथन में, जात वाला का और ऐसे चना जोर गरम वाले का, कुंजड़नी का। ये संवाद क्या थे, थोड़े गीतात्मक भी थे और बड़े बड़े भी थे। तो इनको छोड़ दें तो बड़े संवादों की लगभग कमी है और यहाँ बड़े संवाद हमें देखने को नहीं मिलते हैं। बात को अब कथोपकथन जो ये जो इसका जो तत्व है इसका समापन करने से पहले मैं आपसे बता दूं कि छोटे छोटे संवाद भी इसमें हैं। तो कैसे छोटे छोटे संवाद है, इन संवादों को भी एक बार हमें देख लेना चाहिए कि जिनके कारण ये नाटक अत्यंत प्रभावशाली और दर्शकों और पाठकों के लिए मनोरंजक बन पड़ा है। क्योंकि दृश्य काव्य है, दृश्य श्राव्य काव्य है। ये नाटक जो है दिखता भी है और सुनाई भी देता है। और दृश्य श्राव्य साधन तो आप जानते ही हो कि मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। तो दर्शकों के मनोरंजन और उन पर प्रभाव पैदा करता है और इसे
अभिनय के योग्य भी बनाता है, क्योंकि जितने छोटे संवाद होंगे उतना अभिनेता को चरित्र को निभाने में, उसका अभिनय करने में थोड़ी सहायता रहती है। वैसे पहले बड़े बड़े संवादों को नाटक के पर्दे के पीछे से कोई पढ़ता था और फिर अभिनेता उस संवादों को बोलता था, हालांकि कहीं भूल जाए तो वो बता देता था। और आजकल तो क्या है कि नाटक वैसे होते नहीं है और ऐसे दृश्यों की कमी है, पर ऐसा पहले हुआ करता था कि पर्दे के पीछे कोई उन संवादों को पढ़ता है और अभिनेता उसको दोहराता था, जिस किसी का चरित्र निभा रहा हो। गोवर्धन दास प्रगट, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। मन, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी, हम फांसी पड़ेंगे। तो चढ़ेंगे पढ़ेंगे, ये जो शब्द है उस समय के आंचलिक शब्द है, देसी भाषाओं के शब्द है, इसलिए इस पे ज़्यादा मतलब ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है, क्योंकि उस समय भाषा अपना रूप स्थिर कर रही थी। मन, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया, नहीं मानता, हम बूढ़े भय, हमको जाने दे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संवाद या कथोपकथन की दृष्टि से भी यह अंधे नगरी नाटक सफल है और प्रभावशाली है, दर्शकों पर अपना पूरा का पूरा प्रभाव छोड़ता है।